नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको बताते हैं वॉर जोन से कौन सी बड़ी जानकारियां आ रही हैं जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। और इसी के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं अभी की लेटेस्ट खबर के साथ। ईरान इजराइल तनाव पर यह बहुत बड़ी खबर है। इराक सीरिया में अलर्ट पर यूएस सेना। लाल सागर में यूएस डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है और तनाव घटाने के लिए यूएस का यह खास मिशन जिस पर काम किया जा रहा है, जिसमें जानकारी ये है कि अरब देशों से ईरान को मनाने की अपील की जा रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। इधर मिडिल ईस्ट में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसमें ईरान और इजराइल आपस में टकराने वाले हैं। हालात इतने गंभीर हैं, अगर अरब देशों ने स्थिति नहीं संभाली तो अरब में एटमी विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठ रहा है कि पहला हमला इजराइल करेगा या ईरान। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। हाई अलर्ट जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है और इस बीच अमेरिका ने भी साफ कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान में तबाही लाने के लिए वो इजराइल के साथ है, जबकि ईरान का साथ देने का ऐलान रूस और चीन पहले ही कर चुके हैं। यानी मिडिल ईस्ट तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर जा पहुंचा है, जहां दुनिया के शक्तिशाली देश आपस में कभी भी टकरा सकते हैं। अरब एक ऐसे संकट में घिर गया है कि अगर तत्काल उसका हल नहीं निकाला गया तो कुछ घंटों में भयानक तबाही दस्तक दे सकती है। और उस तबाही, उस बर्बादी, उस विनाश का नाम है परमाणु युद्ध। जिसमें दो नए किरदार हैं, ईरान और इजराइल। दोनों का टकराव इस हद तक बढ़ चुका है कि दोनों ही देश एक दूसरे के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने के लिए आमादा हैं। नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर अंडरग्राउंड एक्टिविटी में तेजी आई है। ईरान के ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नीचे बने परमाणु सेंटर में इस वक्त काफी हलचल है। हो सकता है ईरान अपने परमाणु सेंटर को शिफ्ट कर रहा हो। फोर्दो प्लांट की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें आईएईए ने दावा किया है कि वहां हालात 2015 से बदल गए हैं। 2015 वही साल है जब अमेरिकी सरकार ने ईरान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। डिजिटल ग्लोब ने इमेज जारी की है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है अंडरग्राउंड फोर्दो प्लांट में जाने के लिए दो नए रास्ते बनाए गए हैं, टनल 1 और टनल 2। ये दोनों सुरंगें समानांतर फोर्दो की सीक्रेट लैब में खुलती हैं। इसी सीक्रेट लैब में एटम बम पर रिसर्च चल रही है, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि यहीं पर ईरान ने परमाणु बम बनाया है। अभी भी जमीन के कई फीट नीचे दिन रात काम चल रहा है। इसके अलावा फोर्दो में बाहर एक फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जहां साइंटिस्ट, रिसर्चर, मेडिकल स्टाफ और मजदूरों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही वहां इक्विपमेंट्स भी रखे जाते हैं। एटमी एजेंसी को पक्का भरोसा हो चला है कि ईरान एटम बम बना चुका है, क्योंकि बार बार आईएईए के सदस्यों को एटमी साइट पर जाने से ईरान रोकता रहा है। अमेरिका की बातों में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किए। और प्रतिबंध लगे हुए 9 साल से ज्यादा वक्त हो गया। अमेरिका में ओबामा से लेकर ट्रंप और अब बाइडेन की सरकार आ गई, लेकिन ईरान के रुख में बदलाव नहीं आया। बल्कि वो और उग्र होता गया है।
जबकि अब ईरान गाजा में तबाही का बदला इजराइल से लेना चाहता है, इसलिए वो कभी भी हमला कर सकता है। और इसका ऐलान ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुलेआम किया है। ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने आयरन डोम की संख्या बढ़ा दी है, बॉर्डर सील कर दिया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट आयरन डोम टीम के पास पहुंचे, उनसे सुरक्षा के बारे में बात की। ईरान बेहद गुस्से में है। वो सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। फिर चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, वो कहीं भी हमला कर सकता है। इस धमकी पर अमेरिका की प्रेसिडेंट ने ईरान को ललकारा है। यानी अरब में एटमी युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। ईरान के टारगेट पर पश्चिमी देश है, जहां वो रूस और चीन के साथ मिलकर तबाही मचा सकता है। इसके लिए इस्लामिक मुल्कों को भी एकजुट करने की कोशिश है। यानी अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट पर बहुत भारी है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया गया है। और ईरान की 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है, जिसमें पहला नाम है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का, दूसरे नंबर पर तनाज न्यूक्लियर प्लांट है और तीसरे नंबर पर भी जानकारी जो है वो आगे देंगे। इसमें जो दूसरा प्लांट मैंने आपको जानकारी दी है नतांज न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है, जबकि रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो कि तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही बुनाव एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों ने के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका के सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी विकल्प है। उधर अमेरिका और इजराइल ने पलटवार की तैयारी की है, लेकिन उससे पहले अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, उधर अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को कम करके सैनिकों को कुछ सैन्य ठिकानों पर डिप्लॉय कर दिया है। इसके पीछे वजह है कि ईरान ने IRGC चीफ से सभी ईरानी प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। दूसरी तरफ सभी मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। ईरान लगातार दबाव बढ़ा रहा है, जिससे सीज फायर का एक विकल्प खुला रहे। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री ने अरब देशों से बात की है, जिसमें इराक, सऊदी अरब, कतर, UAE और मिस्र शामिल हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान को इस बात की भनक है कि अगर उसने हमला किया तो इजराइल पलटवार में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर सकता है, इसलिए तेहरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लुफ्थांसा ने भी ईरान की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। दुनिया भर के देश मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर ईरान और इजराइल के लिए फ्लाइट रोकी जा सके। दरअसल अमेरिका ने आशंका जताई है कि इजराइल का हमला निश्चित है, लेकिन कब, इस बारे में कोई खुलासा नहीं है। इसीलिए इजराइल ईरान के हमले से पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं।
जिसमें इजराइल ने वॉर काउंसिल की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें ईरान को लेकर नई रणनीति बनाई गई। दूसरी तरफ यूएस सेंट्रल कमांड ने अरब में अपनी सभी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है। यानी अमेरिका ने इशारा दे दिया है कि वो युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। यानी एक बार फिर से खाड़ी में युद्ध का मोर्चा खोलने वाला है और इस बार सुपर पावर के टारगेट पर ईरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओडेसा में यूक्रेनी S-300 सिस्टम तबाह हो गया है। खाली एयर डिफेंस पर मिसाइल हमला हुआ है। एयर डिफेंस खाली होने के बाद हमला तेज हुआ है और यूक्रेन में गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के एक बड़े इलाके में अंधकार है। रूस ने यूक्रेन के 8 पावर प्लांट्स पर भीषण अटैक किया है और इसी के साथ यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। कीव में पावर प्लांट में हमले के बाद बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। रूसी सेना ने यह वज्रपात तब किया जब यूक्रेनी फोर्स ने रूस के परमाणु सेंटर्स को तबाह करने की कोशिश की। इसके बाद रूसी सेना ने जिस तरह हमला किया उसके वीडियो दहला देने वाले हैं। एक गुस्ताखी यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रही है। एक दुस्साहस यूक्रेन के अस्तित्व के लिए संकट बन गया है। एक हिमाकत की वजह से यूक्रेन में बारूदी प्रलय आ गया है। यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक रूसी सेना विध्वंसक हमले कर रही है। खार्किव से 360 किलोमीटर दूर मौजूद है रूस का वोरोनिश इलाका। यहां पर रूस के परमाणु हथियारों का गोदाम है। यूक्रेनी सेना ने रूस के इसी न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश की। आधी रात को यूक्रेन ने रूसी एटमी सेंटर की तरफ कई ड्रोन दागे, लेकिन ये ड्रोन रूस के परमाणु ठिकाने को हिट नहीं कर पाए। रूस ने इन्हें 11 किलोमीटर पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया। वोरोनिश के एविएशन ट्रेनिंग सेंटर पर हमले के बाद यूक्रेन के टारगेट पर रूस का परमाणु ठिकाना था। वोरोनिश में यूक्रेनी फोर्स ने दूसरी बार बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। वोरोनिश के साथ साथ यूक्रेन ने कुर्स्क और कजान में भी ड्रोन हमले किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन ने रूस के परमाणु सेंटर पर हमला कर प्रलय लाने की कोशिश की, तो यूक्रेनी धरती पर विनाश का बहुत बड़ा बवंडर आ गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 इलाकों में 42 मिसाइलें और 40 ड्रोन दागे। यानी कुछ ही घंटों में 82 मिसाइल और ड्रोन से धावा बोला। यूक्रेन का दावा है कि उसने 57 मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी 25 मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। रूस के महाविस्फोट से यूक्रेनी शहर आग की लपटों में घिर गए। रूसी सेना ने हमले के लिए घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने Su-30 से 4 Kh-59 मिसाइलें फायर की। Tu-95 परमाणु बॉम्बर से 20 Kh-101 मिसाइलें दागी। S-300 डिफेंस सिस्टम से 12 मिसाइल फायर की गई। बिग जेट से 6 किंजल मिसाइलों से विस्फोट किया गया।
रूसी मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के एनर्जी ठिकाने थे। रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट, पावर स्टेशन और पावर ग्रिड पर एक के बाद एक कई मिसाइल धमाके किए। इसके बाद यूक्रेनी शहरों में बत्ती गुल हो गई। तमाम इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। रूसी सेना ने कीव के थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल स्ट्राइक की। हमले के बाद पावर प्लांट में बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो गई। राजधानी कीव में बिजली संकट छा गया है। खार्किव में भी थर्मल पावर प्लांट पर हमला हुआ है और इसके साथ ही 10 पावर स्टेशन पर अटैक किया गया है। रूसी हमले से 200 इलाकों में ब्लैकआउट होने की भी खबर सामने आई है। इसके साथ ही लवीव में थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल वर्षा की गई है, ये भी जानकारियां आई हैं और इस वजह से लवीव के ही 8 शहरों में बिजली नहीं है। सबसे बड़ा संकट बिजली न होने का है। ज़पोरिजिया में रूस ने 4 पावर स्टेशन पर धमाका कर दिया है। इन सब के बीच जानकारी है कि रूसी हमले के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, पूरी तरह से चौपट है। इधर डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 2 थर्मल पावर प्लांट को टारगेट कर लिया है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक दोनों प्लांट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ ओडेसा में रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड पर भी मिसाइल दाग दिए हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। धमाके से शहर में ब्लैकआउट हो गया है। इवानो फ्रैंकिवस्क में भी थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किए जाने की जानकारियां सामने आई हैं। तस्वीरें भी आ रही हैं वहां से। यहां से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों के साथ कई फ्रंट पर भी मिसाइल स्ट्राइक किया। ये डोनेस्क का वीडियो है। डोनेस्क में रूसी Su-25 फाइटर जेट ने इस तरह से मिसाइलों की बरसात की। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस ने जमीन और आसमान से यूक्रेन के कई फ्रंट पर मिसाइल विस्फोट किए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को भीषण हमला कर ध्वस्त कर दिया। खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। खार्किव में ही रूसी सेना की स्ट्राइक में एक अस्पताल बर्बाद हो गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। डोनेस्क में रूस ने फैब 500 बम से यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। ओडेसा फ्रंट पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कई ब्लास्ट किए। हमले में 4 लोग मारे गए। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के कई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइलों की बरसात की। बाखमुत में रूस की टैंक सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को जलाकर भस्म कर दिया। सूमी के 9 इलाकों में रूसी सेना ने 119 धमाके किए। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ज़पोरिजिया में रूस ने एमएलआरएस से यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर धावा बोला। खेरसोन में रेलवे स्टेशन के पास एक के बाद एक कई धमाके किए गए। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक खत्म हो गए। 395 यूक्रेनी सैनिक अवदीपका में मारे गए। 300 यूक्रेनी जवान मेकोलिव में खत्म हो गए। 260 सैनिक अन्य फ्रंट पर ढेर हो गए। और इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 955 जवानों का खात्मा हो गया। रूसी हमले में सिर्फ यूक्रेन के सैनिक ही नहीं मारे जा रहे हैं, बल्कि बड़ी तादाद में आम नागरिकों की भी जान जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक रूस के आक्रमण में सिर्फ मार्च महीने में 600 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ना तो सैन्य संहार रुक रहा है, ना ही नागरिक संहार, क्योंकि रूस के हमले हर रोज तेज और भीषण होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
वक्त बीतता गया, यूक्रेन का इंतजार लंबा होता गया और अमेरिका में यूक्रेन को लेकर फैसले अटके रहे। अब वही हुआ जिसकी आशंका थी। यूक्रेन में सिर्फ चंद दिनों के हथियार हैं, गिनती के रॉकेट और डिफेंस की मिसाइलें हैं और अब यूक्रेन अपनी राजधानी कीव बचाए या फिर आम लोगों से भरे हुए रिहायशी शहर। ज़ेलेंस्की की सेना ने मोर्चा नहीं छोड़ा है, लेकिन बगैर हथियार सेना मजबूर है सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और रूसी सेना को डराने के लिए गोलाबारी की जा रही है। अमेरिकी जनरल्स का दावा है कि कुछ हफ्तों बाद यूक्रेन पलटवार करने में पूरी तरह नाकाम होगा। रूसी बॉम्बर और ड्रोन के शोर से आसमान थर्राता है। रडार से अलर्ट भी मिलता है, लेकिन पैट्रियट एयर डिफेंस खामोश रहता है क्योंकि यूक्रेन लाचार है। यूक्रेन के आसमान में रूसी मिसाइलों की एंट्री होती है, टारगेट भस्म हो जाता है, लेकिन यूक्रेन मिसाइलें गिरा नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन बेबस है। जमीन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी जारी है। रूसी टैंक आग की बरसात कर रहे हैं। आर्टिलरी से शहर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना मौन है। यूक्रेन की आर्टिलरी खामोश है। टैंक से सैनिक गायब हैं क्योंकि गोला बारूद खत्म है। अप्रैल के 10 दिन पूरे होने के बाद यूक्रेन में वैसे ही हालात हैं जिसकी भविष्यवाणी ज़ेलेंस्की ने बहुत पहले कर दी थी। नेटो महासचिव से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक जिन हालातों को लेकर चेतावनी दे रहे थे, यूक्रेन में वो दौर आ चुका है। यूक्रेन में हथियारों का स्टॉक खत्म होने वाला है। चंद दिनों के बाद हथियार गोदाम खाली हो जाएंगे। यूक्रेन के सैनिक मोर्चे पर निहत्थे होकर सरेंडर करेंगे। रूस के 10 हमलों के जवाब में यूक्रेन एक हमला कर रहा है। अमेरिकी टॉप जनरल्स भी यूक्रेन के हालात पर चिंता जता रहे हैं। रूस के पास इस वक्त हथियारों का भारी जखीरा मौजूद है। जब यूक्रेन को नेटो देशों से कोई मदद नहीं मिल रही है, यूक्रेनी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में करीब 1 महीने का गोला बारूद बचा है। यूक्रेन के सैनिकों को बेहद कम बारूद दिया जा रहा है। रूस के हमलों का जवाब नहीं देने की हिदायत है। मौजूदगी दिखाने के लिए दिन में एक बार गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे आपात स्थिति बताया है और जल्द से जल्द एयर डिफेंस और गोला बारूद देने की मांग की है। नेटो महासचिव स्टॉल्टनबर्ग ने भी नेटो सदस्यों को चेतावनी दी है। नेटो महासचिव के मुताबिक एयर डिफेंस खत्म होने के बाद रूस की मिसाइलें यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बना सकती हैं। गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा हो सकता है। हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेनी फौज में असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा है। सैनिकों का सरकार के खिलाफ बगावती तेवर है। अजोव बटालियन सरकार के आदेश नहीं मान रही। अजोव बटालियन ने आर्मी चीफ का ऑर्डर नहीं माना।
अजोव के लड़ाकों ने चासव यार जाने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी सेना चासव यार से पीछे हट चुकी है और रूसी सेना का अधिकतर इलाकों पर कब्जा है। ऐसे में हथियारों की कमी के चलते अजोव बटालियन ने चासव यार में जाने से इनकार कर दिया है। अजोव बटालियन के कमांडर्स हथियारों की मांग पूरी न होने की वजह से नाराज हैं और अपने सैनिकों को मौत के मुंह में जाने देना नहीं चाहते। आपको दिखाते हैं कि जनवरी से युद्ध में कैसा बदलाव आया और मार्च में यूक्रेन कैसे कमजोर होता गया। यूक्रेन में हथियार खत्म हो चुके हैं और रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक मार्च में रूस ने यूक्रेन पर 400 मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन पर 30 दिनों में 600 ड्रोन हमले हुए हैं, यानी हर दिन 20 ड्रोन का अटैक। इसके अलावा रूसी वायुसेना ने 3000 गाइडेड बम से यूक्रेन को दहला दिया। रूस के ताबड़तोड़ हमले से बचने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस की जरूरत है। यूक्रेन ने नेटो से 7 पैट्रियट की मांग की है, जबकि पूरे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 25 पैट्रियट की जरूरत है। जनवरी से मार्च तक यूक्रेन पर भीषण हमले हुए हैं और इस दौरान रूस ने गाइडेड बम के साथ फास्फोरस बम और केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि जनवरी से मार्च तक यूक्रेन भी कई बड़े हमले कर चुका है। इन्हीं 3 महीनों में रूस के 5 युद्धपोत डुबो चुका है। मरीन ड्रोन के हमले में रूस की 3 लैंडिंग शिप को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस को एक पनडुब्बी भी गंवानी पड़ गई है और इसके अलावा रूस के 14 एयरक्राफ्ट को भी भस्म कर दिया गया है। रूस ने सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट को गंवाया है। सुखोई 35 फाइटर जेट को भी यूक्रेन ने गिरा दिया। यूक्रेन के हमले में रूस का A-50 रडार एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया। अब यूक्रेन में हथियार खत्म होने के बाद रूस कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इसमें अवदीवका, खार्किव, सुमी, डोनेस्क और चासव यार इलाके हैं, जिन पर रूसी सेना की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। यूक्रेन ने नेटो को अकेला नहीं छोड़ा है। इस वक्त कई देशों से यूक्रेन को हथियार देने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अहम है हथियार यूक्रेन पहुंचने का वक्त। यूक्रेन के पास फिलहाल ड्रोन की ताकत है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस की रिफाइनरी पर हमला कर रहा है। लेकिन अपने शहरों को बचाने और रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन को सैनिक और गोला बारूद की जरूरत है। यूक्रेन को रूस की मिसाइलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और खाली एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की जरूरत है। लेकिन अमेरिका से हथियारों की सप्लाई इजराइल को हो रही है। अमेरिकी सरकार में इजराइल की अहमियत बढ़ गई है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल में हथियारों की सप्लाई हो रही है। गाजा में ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने कई हथियार दिए हैं। अमेरिका लाल सागर में हूती के हमलों में भी उलझ गया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से रूस को हथियारों की भारी सप्लाई की गई है। रूस को नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई की गई है, जिसकी वजह से रूसी हमलों ने नई रफ्तार हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से रूस को गाइडेड मिसाइलों की सप्लाई की गई। रूस को अब तक 10,000 कंटेनर हथियार भेजे जा चुके हैं। रूस हथियारों के बदले नॉर्थ कोरिया को तेल की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों के बाद नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों के मलबे कई शहरों से मिले हैं। नॉर्थ कोरिया की वजह से एक तरफ रूस की फायर पावर यानी हमला करने की क्षमता दुगनी हो गई है, तो वहीं यूक्रेन के पास साल 2022 और 2023 जैसी ताकत भी नहीं बची है। हथियारों का इंतजार करना यूक्रेन की मजबूरी है, लेकिन सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को मजबूत करने का इरादा किया है। यूक्रेन में फिर महिलाओं की सेना में भर्ती शुरू हो गई। यूक्रेन में इस वक्त 65,000 महिला सैनिक हैं। यूक्रेन महिला सैनिकों की संख्या दुगनी करेगा। नर्स और लेडी डॉक्टर्स को सेना में भर्ती किया जाएगा। रूस से नेटो को मिली लगातार धमकियों के बाद ब्रिटेन और तमाम देश रूस से डायरेक्ट लड़ाई की तैयारी में भी जुट गए हैं। ऐसे में नेटो देश अपने हथियारों का स्टॉक यूक्रेन भेजने के लिए तैयार नहीं है। खास बात, दुनिया में कई मोर्चे पर बढ़ता तनाव भी है।
ताइवान, साउथ कोरिया, इजराइल जैसे देशों को लेकर अमेरिका अलग रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश जो हमेशा से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, वो रूस से मुकाबले की तैयारी में है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को अमेरिका के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड कहा जाता है, लेकिन ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ सामने आई है जो बताती है कि यूएस में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों ने यूक्रेन को जो ड्रोन बेचे वो युद्ध के मोर्चे पर नाकाम साबित हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद की रकम से ये महंगे ड्रोन खरीदे गए, लेकिन किसी काम के साबित नहीं हुए। खुद अमेरिकी कंपनियों ने भी इस बात को स्वीकार किया। खास बात यह है कि ये कंपनियां अमेरिकी सेना को ड्रोन सप्लाई करने वाली थी, लेकिन पहले ये ड्रोन यूक्रेन को दिए गए। देखिए यूक्रेन के युद्ध में कैसे हथियारों की टेस्टिंग हुई और कैसे ये ड्रोन असफल हुए। क्वाडकॉप्टर ड्रोन बहुत काम की वॉर मशीन है। युद्ध के लिए ड्रोन एक फ्यूचर वेपन है। और आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक ये बात साबित हो चुकी है। भविष्य के युद्धों के लिए ड्रोन तकनीक को एडवांस बनाया जा रहा है। स्वाम तकनीक के जरिए हजारों ड्रोन एक साथ अलग अलग टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन हो चुके हैं। ये ड्रोन तकनीक का ही दम है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में बड़े बड़े हथियारों का दहन कर दिया। दूर बैठा एक सैनिक आसानी से ड्रोन के जरिए दुश्मन के मोर्चे और हथियारों पर हमले कर देता है। खर्च कम और तबाही ज्यादा। यूक्रेन को इसीलिए ड्रोन्स की जरूरत थी और ये ड्रोन्स अमेरिका की कंपनियों से खरीदे गए। अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले डॉलरों से यूक्रेन हथियार बनाने वाली कंपनियों से हथियार खरीदता है। इसी रकम से यूक्रेन ने अमेरिका की ड्रोन बनाने वाली कंपनी से सैन्य सर्वेक्षण और छोटे ड्रोन बनाने के लिए खरीदे। युद्ध के मोर्चे पर आकर ये ड्रोन किसी काम के साबित नहीं हुए। रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर के सामने ये ड्रोन नहीं टिक पाए। जैसे ही इन ड्रोन्स पर बम फिट करके हमले के लिए भेजा गया, रूस की एंटी ड्रोन टीम ने इनका सिस्टम ही हैक कर लिया। एंटी ड्रोन गन से यूएस में ड्रोन का जीपीएस सिस्टम डैमेज कर दिया जाता है। ड्रोन को ऑपरेटर का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। नए सिग्नल रिसीव होते ही ड्रोन दुश्मन की कमांड में चला जाता है। रूस ने अमेरिकी कंपनियों के ड्रोन ऐसे ही नाकाम कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भेजे गए छोटे ड्रोन बड़े पैमाने पर नाकाम रहे हैं। ये बम हमला करने से पहले ही गिरा दिए गए। यूएस की ड्रोन बनाने वाली कंपनी स्काइडियो ने भी ये बात मानी है। स्काइडियो के सीईओ एडम ब्रॉय ने कहा है कि यूएस में बना हर श्रेणी का ड्रोन बाकी ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन युद्ध में कम तर रहा है। छोटे से 4 पंखों वाले ये ड्रोन मामूली कीमत के नहीं हैं। इनके रिसर्च, डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करने में कंपनियों ने बड़ी रकम खर्च की है और इसी हिसाब से इनकी कीमत रखी गई है।
इनको स्विच ब्लेड क्वाडकॉप्टर ड्रोन कहा जाता है। इन्हें बॉम्ब ड्रॉपिंग सैन्य सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। यूएस कंपनियों में बने छोटे ड्रोन की कीमत 1,20,000 रुपए से शुरू होती है। ये 20 लाख रुपए तक की कीमत के ड्रोन होते हैं। ये ड्रोन टारगेट से टकराकर फट जाते हैं या फिर बम गिराकर लौट जाते हैं। रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन को 1 लाख से ज्यादा ड्रोन बेचे गए थे। इनमें ज्यादातर ड्रोन पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एरोवायरमेंट स्विच ब्लेड 300 नाम के ड्रोन यूक्रेन भेजे गए थे जो फेल साबित हुए। इसके अलावा वेलोसिराप्टर V3 ड्रोन भी नाकाम रहे। अमेरिकी कंपनी साइबरलक्स के यूएवी भी रूसी सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए। अमेरिका की साइबरलक्स कंपनी मिलिट्री के लिए हमला करने वाले, फोटोग्राफी और फॉर्मूला 1 रेसिंग को कवर करने वाले हाई स्पीड अल्ट्रा HD कैमरा ड्रोन बनाती है। लेकिन अमेरिकी कंपनियों के ये ड्रोन यूक्रेन के किसी काम नहीं आए। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन भेजे गए ड्रोन की टेस्टिंग की गई है। भविष्य में ये ड्रोन अमेरिकी सेना को दिए जाने वाले थे। सेना को देने से पहले इनको यूक्रेन भेजा गया। रक्षा सौदे से पहले अमेरिका ने इनका टेस्ट यूक्रेन में करा दिया। इस तरह अमेरिकी मदद की रकम से अमेरिकी कंपनियों का फायदा हुआ। इस वक्त यूक्रेन एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये सभी चाइनीज ड्रोन हैं। यूरोप की कई कंपनियों ने यूक्रेन से करार करके चीन से ड्रोन आयात किए हैं। इन ड्रोन्स में मामूली बदलाव करके इनके जरिए बम गिराए जा रहे हैं। ये ड्रोन अमेरिकी कंपनियों से सस्ते हैं और भरोसेमंद साबित हुए हैं। एक तरफ अमेरिकी तकनीक फेल साबित हुई है और दूसरी तरफ रूस ने युद्ध के मैदान में एक ऐसी अजेय राइफल उतार दी है जो किसी भी स्थिति में जैम नहीं होगी। इस राइफल का नाम है PP-2000। इसकी खासियत इन तस्वीरों में देखिए। पानी में डुबाने के बाद भी राइफल काम कर रही है। कीचड़ में धंसी राइफल बाहर आते ही पहले की तरह हमला करती है। रूसी कंपनी का दावा है कि यह राइफल पानी, मिट्टी, कीचड़, रेत में भी जैम नहीं होती। ये छोटी राइफल रूस की रोस्टेक कंपनी ने बनाई है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम है। ये 100 मीटर की दूरी तक सटीक हमला करती है। 1 मिनट में 600 गोली फायर करती है। रूस ने इस स्पेशल राइफल को युद्ध के मोर्चे पर उतार दिया है और यूक्रेन के सैनिकों पर बारूद बरसाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने रूस पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं जिससे रूस को बैकफुट पर आना पड़ा है। अब यूक्रेन मौका भांपकर काउंटर ऑफेंसिव पार्ट 2 शुरू करने जा रहा है, जिसमें उसके टारगेट पर क्रीमिया है और इसके लिए यूक्रेन ने नेटो के साथ मिलकर बड़ा प्लान तैयार किया है। रूस के डिफेंस सिस्टम हैक करके यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है और रूस से क्रीमिया छीन सकता है। नेटो से हथियार क्या मिले, ज़ेलेंस्की रूस को तबाह करने का ख्वाब देखने लगे। और ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से उसी प्लान पर काम करना शुरू किया है जिसने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। अब ज़ेलेंस्की लेकर आए हैं काउंटर ऑफेंसिव 2.0, रूस में तबाही का नया ब्लूप्रिंट। सबसे पहले टारगेट पर क्रीमिया। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि काउंटर ऑफेंसिव 2.0 क्रीमिया विजय का ब्लूप्रिंट है। इसके लिए न सिर्फ क्रीमिया वापस लेने की तैयारी है, बल्कि पूर्वी यूक्रेन से रूस को खदेड़ने की तैयारी है। अब समझिए ज़ेलेंस्की का पूरा प्लान क्या है, कहां-कहां काउंटर ऑफेंसिव का नया वर्जन अमल में लाया जाएगा।
लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और क्रीमिया। इन इलाकों पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है। 2014 से क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, जबकि बाकी के इलाकों पर कब्जे के लिए पिछले 2 साल से जंग चल रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को अच्छी खासी बढ़त हासिल है। अब इन्हीं इलाकों में रूस को ढकेलने की तैयारी है। खासतौर से क्रीमिया टारगेट पर है। जेवन मीडिया को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने इसका खुलासा किया है। ज़ेलेंस्की ने जो कहा, अगर वो सच साबित हुआ तो एक बार फिर से कर्च ब्रिज इसी तरह जलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर इस तरह का हमला कर चुका है। यूक्रेन को पता है कि कर्च ब्रिज क्रीमिया की लाइफलाइन है। इसके अलावा यूक्रेन ने इस बार ब्लैक सी में पूरी तरह दबदबा कायम करने का प्लान भी काउंटर ऑफेंसिव 2.0 में रखा है। इसके लिए युद्धपोत उतारे जा रहे हैं। एक खास सी ड्रोन फ्लीट की तैनाती की जा रही है, जबकि सर्विलांस के लिए ब्रिटेन और नेटो देशों के ड्रोन तैयार हैं। यूक्रेन तैयारी जबरदस्त कर चुका है। एक दिन पहले ही उसने रूस के KA सीरीज के हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, जो ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था। रूस को इस बात का अंदाजा है कि उसे सबसे ज्यादा नुकसान ब्लैक सी में हुआ है, इसलिए उसने अपने युद्धपोत वहां से हटा लिए हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि फेडोसिया से रूस ने अपने सारे वॉरशिप और सबमरीन हटा लिए हैं। इसी तरह सेवेस्तोपोल से भी बड़े वॉरशिप हटा लिए गए हैं। अब वहां छोटे युद्धपोत और पोर्ट हैं, जबकि नोवरोसिस्क पर दूसरे पोर्ट से हटाए शिप लगा दिए हैं, जिसमें एडमिरल एसिन और एडमिरल मकारोव वॉरशिप खड़े दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि युद्धपोतों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद रूस ने यह फैसला किया है। खासतौर से सेवेस्तोपोल से अपने ज्यादातर जहाज हटा लिए हैं, क्योंकि उसे इसी पोर्ट पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसका सीधा मतलब है यूक्रेन बहुत बड़ा हमला करने वाला है और रूस उसे भांप गया है, इसलिए डिफेंसिव मोड में आकर क्रीमिया की सुरक्षा में लग गया है। लेकिन खतरा इतना भर नहीं है। रूस के डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए यूक्रेन नेटो की मदद ले रहा है, जिसमें हैकर्स के जरिए डिफेंस सिस्टम हैक करने की तैयारी है। एक बार ऐसा हो गया तो क्रीमिया पर हमला करना आसान होगा और 2014 के बाद क्रीमिया फिर से यूक्रेन के पास जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा युद्ध में सबसे बड़ा और नया टर्न आ गया है। इजराइल ने हानिया के परिवार के 7 लोगों का खात्मा कर दिया है। इजराइल के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसी के साथ नेतन्याहू के सामने नया संकट आकर खड़ा हो गया है। ये बंधक संकट है। हानिया के बेटों की मौत के बाद हमास अब बंधकों की हत्या कर सकता है। गाजा युद्ध का उस वक्त विस्तार हो गया जब हमास चीफ इस्माइल हानिया के परिवार पर प्रहार हुआ। इजरायली सेना ने इस बार हानिया और उसके परिवार को जख्म दिया है, बहुत बड़ा और गहरा जख्म। एक धमाका हुआ। हमले में हानिया के 3 बेटे, 3 पोती और 1 पोता खत्म हो गए। और इसी के साथ ईद के मौके पर हमास और उसके लड़ाके मातम में डूब गए। 10 अप्रैल 2024 इसी दिन मोसाद को गुप्त जानकारी मिली। जानकारी ये कि हानिया के 3 बेटे अपने बच्चों के साथ कार से जाने वाले हैं। मोसाद ने यह सूचना IDF और गाजा में युद्ध लड़ रही सिन बेत बटालियन को दी। IDF का टारगेट सेट हो गया। कार की लोकेशन ट्रैक होने लगी। हानिया के बेटों की कार शती रेफ्यूजी कैंप पर पहुंची। तभी कार पर हवाई हमला हुआ। जोरदार धमाका हुआ और इसी के साथ हानिया के 3 बेटे मारे गए।
आईडीएफ के हमले में हानिया के जो 3 बेटे मारे गए हैं उनके नाम हैं हजीम, आमिर और मोहम्मद। हमले में हानिया की 3 पोतियां और 1 पोता भी खत्म हो गए। इसकी पुष्टि न सिर्फ हमास बल्कि इजराइल ने भी कर दी है। हानिया फिलहाल दोहा में है। बेटों के मारे जाने की जानकारी उसे दोहा में ही मिली। ये उसी वक्त का वीडियो है जब हानिया को इसकी खबर दी गई। इसके बाद हानिया ने बयान जारी कर कहा कि मेरे परिवार के 7 लोग गाजा के लिए शहीद हुए हैं। मेरे बेटों की हत्या से हमास की लड़ाई नहीं रुकेगी। हम गाजा की आजादी तक जंग लड़ते रहेंगे। इजरायली सेना को भले ही बड़ी कामयाबी मिल गई है, लेकिन इस हमले के बाद नेतन्याहू सरकार के लिए संकट और बढ़ सकता है। अमेरिका गाजा में जल्द शांति चाहता है, साथ ही वो सभी बंधकों की रिहाई भी चाहता है। लेकिन अब हमास ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा है कि सीज़फायर उसकी शर्तों पर होगा। इसके साथ ही बंधकों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि हानिया के बेटों की मौत से गुस्साया हमास बंधकों का कत्ल कर सकता है। उधर हमास के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि जिन शर्तों पर 40 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव दिया गया है, वो बंधक हमास के पास हैं ही नहीं। तो सवाल यही है कि अगर वो बंधक हमास के पास नहीं है तो कहां है? क्या हमास ने उन्हें मार दिया है? अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो इसके बाद इजराइल की नेतन्याहू सरकार का संकट में फंसना तय है। कैबिनेट और जनता पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ बगावती रुख दिखा चुकी है। मतलब ये कि आने वाला वक्त नेतन्याहू और उनकी सरकार के लिए बहुत मुसीबतों वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। यमन में हूती के ठिकाने पर हमले के बाद 2 दिनों से हूती बदला लेने के लिए हमले कर रहा है। लाल सागर में हूती के 3 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। इससे एक दिन पहले ही हूती ने 8 ड्रोन से हमले किए थे। अमेरिका और इजराइल के युद्धपोत अब अपने कार्गो शिप को कड़ी सुरक्षा में लाल सागर पार करवा रहे हैं। हूती ने धमकी दी है कि जल्द दुश्मनों से बदला ले लिया जाएगा। यमन पर कई बार बमबारी करके भी अमेरिका हूती के हौसले को पस्त नहीं कर सका है। लाल सागर में जब जब सब कुछ ठीक होने का एहसास होने लगता है, हूती अपने ड्रोन या मिसाइल से सन्नाटे को धमाकों के शोर में बदल देता है। यमन में एक बार फिर ड्रोन ने उड़ान भरी। अमेरिकी युद्धपोत ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। लेकिन हूती का हौसला फिर भी नहीं टूटा और इसके बाद फिर एक ड्रोन ने कार्गो शिप के करीब आने की कोशिश की। लेकिन लाल सागर में कार्गो शिप को एस्कॉर्ट कर रही अमेरिकी नेवी ने दूसरे ड्रोन को भी भस्म कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद हूती का एक और ड्रोन दहशत का सबब बना। लेकिन लाल सागर में अमेरिका, डेनमार्क और इजराइल के युद्धपोत के एयर डिफेंस का ऐसा चक्रव्यूह तैयार हुआ है जिससे भेद पाना अब मुश्किल है। हूती का तीसरा ड्रोन भी गिरा दिया गया। हूती के हमले नाकाम रहे, लेकिन हूती का प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी सीना ताने दुनिया के सामने आया और शान से बताया कि अमेरिका के जहाज को टारगेट किया गया। हूती के निशाने पर इजरायली जहाज भी था। लाल सागर में हूती जल्द दुश्मनों को सबक सिखाएगा। 10 अप्रैल को भी हूती ने लाल सागर में ताबड़तोड़ हमला किया था। 10 अप्रैल को हूती के 8 ड्रोन ने अलग अलग लोकेशन पर कार्गो जहाज और अमेरिकी युद्धपोत का पीछा किया, लेकिन हूती के हमले नाकाम रहे। सोमवार को अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें हूती की कई बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह हो गई थी। अब हूती इसी हमले के बाद से बदला लेने के लिए बेताब है और लगातार हमले कर रहा है। फिलहाल इजराइल के युद्धपोत पहुंचने के बाद से लाल सागर का एक और बड़ा इलाका सुरक्षित हुआ है। इजराइल का युद्धपोत सी डोम एयर डिफेंस से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।